जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। तो भैया आज के इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 ऑफ फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और आपके क्वेश्चन पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। और भैया ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, यानी कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। तो आज के इस वीडियो में पहले हम लोग परावर्तन को देखते हैं, फिर हम लोग अपवर्तन को भी देखेंगे, ठीक है। और ये दोनों डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो में से एक आपके पेपर में हर बार आता है। चलिए इसको समझिए आप लोग कैसे करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक समझना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जानते भी हैं कि यार ये आपका इकलौता डेरिवेशन है जो कि प्रकाशिकी में कई बार आया हुआ है। तो देखिए आपके सामने ये रहा है इसका एक डायग्राम। पहले हम लोग चित्र को समझेंगे और देखिए ये जो मतलब चित्र है, चित्र अगर आप समझ लेंगे तो डेरिवेशन जो है ना बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको यहाँ पर थ्योरी को समझने का ज़्यादा मतलब रोल होता है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सी आपतित किरण है, कौन सा परावर्तित किरण है, फिर आपको इसमें लिखना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेन डेरिवेशन में आपका नंबर दिलाएगा वो होगा आपका इसकी भाषा, ठीक है। लिखने पर आपको कैसा यहाँ पर कैसे लिखना है, मतलब माना आपको किस प्रकार से अपनी भाषा में जो लिखा जाता है ना वो चीज़ कैसे लिखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर समझिए पहले ये जेड और ये जेड डैश, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर बी हो गया, ये बी डैश हो गया, इसी प्रकार से ए है और ये ए डैश हो गया, यहाँ पर ये आपका जेड है, जेड डैश हो गया। तो इन बिंदुओं को समझिए पहले। देखिए आई आप जानते हैं, आई क्या होता है आपका, यहाँ पर ये आपतन कोण है और आर क्या है आपका, ये परावर्तन कोण है। हम लोग जानते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन का नियम, इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि जो आपतन कोण है ये परावर्तन कोण के बराबर हमें दिखाना पड़ेगा। और एक नियम और होता है जिसमें आपका आपतन बिंदु, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण सभी क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये होता है परावर्तन का नियम। अब इसको कैसे हम लोग प्रूव करेंगे वो आपका ये डेरिवेशन में समझना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि माना जेड जेड डैश एक परावर्तन पृष्ठ है। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, आपका टाइम जरूर लगेगा लेकिन यार बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा आपको। देखिए जेड जेड डैश, यहाँ पर जेड हो गया और ये जेड डैश हो गया, ये पूरा एक परावर्तक पृष्ठ है। यहीं पर किरणें आएंगी और यहीं से वापस जाएंगी, तो इसलिए क्या हो गया, परावर्तन पृष्ठ हो गया, जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित होता है। यहाँ पर दोस्तों ये जो दो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये वाली, यहाँ पर ये ए लाइन हो गई, इसको हम बोलेंगे, और ये बी लाइन हो गई। ये दोनों क्या है, इस प्रकार से ये इसमें आपतित होती हैं इधर से, ठीक है। और यहाँ पर पड़ती है ये ए बिंदु पर और यहाँ पर ए डैश बिंदु पर ये आकर, ठीक है। अब देखिए तिरछा मतलब कि तिरछा आ रही है, आपतित होने का मतलब आ रही हैं। उसके बाद देखिए आपको लिखना है कि माना समय t बराबर 0 पर तरंगाग्र पृष्ठ को a बिंदु पर स्पर्श करता है, ठीक है। जो पहला तरंगाग्र है हमारा ये t बराबर 0 समय पर, मतलब कि आपका टाइम एक भी नहीं है, अब आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। t बराबर 0 टाइम पर हमारा a बिंदु पर ये वाला तरंगाग्र स्पर्श करता है, ठीक है। अब जब यहां पर ये स्पर्श हो रहा है मतलब दोनों बराबर दूरी से चल रहे हैं, ठीक है, बराबर और एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका ये बराबर चल रहा है, जैसे कि यहां पर ये ए डैश पॉइंट है, तो इसको पहुंचने में ए तक में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में ये तरंगाग्र आपका यहां तक पहुंचेगा। फिर आपका ये एक्स्ट्रा टाइम यहां तक ले रहा है क्योंकि ये दूरी ज्यादा है ना इससे, तो आपको ये चीजें समझना है इसमें। अब देखिए बिंदु ए पर स्पर्श करता है तथा इस क्षण इसकी चाल v है। जब यहां पर स्पर्श करता है तो इसकी चाल क्या है, v है। फिर इसके बाद लिखना है कि तरंगाग्र के बिंदु b को पृष्ठ तक पहुंचने में t समय लगता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर आपका जब तक ये a पॉइंट पर स्पर्श कर लेगा तरंगाग्र, तब तक ये दूसरा b वाला तरंगाग्र आपका यहीं तक पहुंचेगा। अब ये यहां से फिर इसको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, इसको t बराबर 0 टाइम लग रहा है और इसको यहां से आपका a डैश तक पहुंचने में टी मतलब समय लग रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहां पर हो गया, क्या हो गया, टी समय लगता है। अब देखिए ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं टी बराबर 0 टी समय पर ए बी बराबर वी टी दूरी तय करती है। यहां पर समझिएगा, थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब कह रहा है ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं, देखिए
जब आपका ये तरंगाग्र यहाँ से आकर इस पृष्ठ में पड़ रहा है तो ये जब यहाँ पर पड़ेगा, जैसे ही ये किरणें वापस होती हैं, ठीक है, दोबारा से लौटती हैं, तो ये इन्हें हम बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं, ठीक है। यानी कि जो जैसे ही प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर पड़ी और फिर आपकी ये वापस होकर किसी दिशा में निकलती है तो उन्हें बोलते हैं द्वितीयक तरंगिकाएं। जैसे कि आपका ये वाला हो गया तो ये बी डैश पर जा रहा है तो ये आपकी द्वितीयक तरंगिका हो जाएगी ए की, ठीक है। इसी प्रकार से जो बी आपका तरंगाग्र है ये आपका ए डैश से परावर्तित होकर यहाँ पर ये भी निकलेगा तो ये द्वितीयक तरंगिका हो जाएंगी। तो ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं टी समय में ए बी बराबर वी टी दूरी तय करती हैं। अब देखिए ए बी बराबर यानी कि ये आपका ए से बी तक ये तरंगिका दोबारा से निकलती है तो यहाँ पर वी टी दूरी तय कर लेगी, यानी कि भी आपका इसका वेग होता है और टी आपका टाइम है। तो आप लोग चाल बराबर दूरी बटे समय जो फार्मूला होता है उसी फार्मूले से आपका ये ए बी बराबर वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो समय और यहाँ पर चाल। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर थ्योरी इतना ही समझना, बाकी आप लोग बहुत अच्छे से मैं इसको आपको बता दूंगा। तो वी टी दूरी तय कर लेती है इसी समय टी में तरंगाग्र का बिंदु बी दूरी वी ए डैश चलता है। अब देखिए इसी समय पर जो आपका यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही समय आपका बी से ए डैश तक लगता है, क्योंकि मैंने बताया था कि आपका यहां पर जब तक ये ए पर पहुंच जाता है तब तक ये पॉइंट आपका बी तक ही रहता है और जैसे ये ए से दोबारा लौटेगा यानी द्वितीयक तरंगिका जो निकलेगी वो आपका यहां से चलकर यहां तक पहुंचेगा और उतने दूरी में आपका उतने समय में सेम यानी कि वी टी दूरी आपका जो आपका टाइम है उसके अनुसार ये आपका यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अर्थात ये और ये आपस में बराबर दूरियां हैं और इतना ही समय दोनों में लगता है इक्वल, ठीक है। तो हमारा यहां पर इतना थ्योरी है और इसको समझने के बाद आपको लिख देना आता है ए बी डैश इक्वल टू वी टी बराबर वी ए डैश, ठीक है। माने कि ए बी जितना आपका दूरी है उतना ही वी ए डैश दूरी है और दोनों को आप लोग यहाँ पर क्या मानेंगे वी टी, है ना। तो इतना आपका ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसे मान लेंगे यानी कि पहला समीकरण इसको दे देंगे। फिर इसके बाद आपको लिखना है, क्या लिखना है समझिएगा, थोड़ा सा लिख देना है कि बिंदु ए को केंद्र मानकर, ठीक है। तो भैया हमारा बिंदु ए कहां पर है समझिए थोड़ा सा। तो बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये आपका ए पॉइंट है हम जानते हैं, ठीक है। तो ए को हम लोग केंद्र मानेंगे। अब केंद्र मानकर ए बी डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप खींचा जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका ए बी डैश यहां से ए से वी डैश, सॉरी यहां पर ए से वी डैश ये है, ठीक है। यहां पर ये बी पॉइंट है और ये वी डैश पॉइंट है, दोनों को समझ लीजिए। तो इसे हम केंद्र मानेंगे, जैसे हमारे पास प्रकार है इसको केंद्र मान लेंगे और इतनी त्रिज्या लेंगे, ठीक है, उसका इतना मुंह खोल के ऐसे और इस प्रकार से चाप लगाएंगे। तो यहां पर हमने चाप खींचा तथा ए डैश से इस पर स्पर्श रेखा ए बी डैश खींची। देखिए ए बी और डैश या नहीं ए और बी डैश दोनों ये है ना, ए डैश और बी डैश, तो इन पर हमने क्या किया ये स्पर्श रेखा हमने इस पर खींच दी, ठीक है। अब स्पर्श रेखा खींचने के बाद हम लिखेंगे हाइगेंस के अनुसार ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र होगा। तो देखिए ये जो आपका ए डैश और बी डैश यहां से ये देखिए जैसे ही हमने कहा, मैंने बताया था ना कि इसका आपका ये क्या हो गया परावर्तित हो गया और बी का जो है ये ए डैश से ये परावर्तित हो गया, तो ये आपतित होगा यानी कि आपतित किरणें हैं और ये आपका जैसे ही पृष्ठ पर इसमें देखिए इतने में टकरा रहा है और ये आपका ऐसे करके ये परावर्तित हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है, यानी कि ये लौट रहा है, ठीक है भैया। तो आपका ये इतना हो चुका है। अब इसके बाद यहां पर लिखना है समकोण त्रिभुजों में। समकोण त्रिभुज यहां पर कहां कहां बन रहे हैं तो इस चित्र में थोड़ा समझिएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुजों। अब यहां पर समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, एक तो आपका है ए बी ए डैश, ए बी ए डैश यहां पर ये बना है और एक आपका यहां पर ये है, ठीक है। तो यहां पर ए बी ए डैश, तो पहला आपका बन गया यहां पर ए बी ए डैश, ठीक है, ये बना। इसके अलावा यहां पर आपका कौन सा है वह यहां पर आपका बन रहा है ए डैश, ठीक है, ए डैश वी डैश ए, ठीक है, ये वाला दूसरा ए डैश वी डैश ए, ठीक है, ये यहां पर तो इसको लिखेंगे ए डैश वी डैश ए। ये दो आपके समकोण त्रिभुज हैं तो इसमें आपको यहां पर बताना है। तो इनमें देखिए यहां पर एक भुजा उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों की इक्वल है। यहां पर आपका एक त्रिभुज इतने में बन रहा है, एक आपका त्रिभुज यहां से इतना बन रहा है, लेकिन दोनों की भुजा जो ए डैश ये क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में बराबर है। तो हम लिखेंगे यहां पर भुजा, ठीक है, जो आपकी यहां पर भुजा कौन सी है ए डैश क्या है उभयनिष्ठ है यानी कि दोनों में सेम है, ठीक है। उभयनिष्ठ किसे बोलते हैं आप लोग, जब दोनों में बराबर है तो उभयनिष्ठ है। तो अब यहां पर बोलेंगे उभयनिष्ठ तथा
यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं, कौन कौन सी? तो दो भुजा आपकी, एक तो आपका बी ए डैश, ठीक है, वी ए डैश, और एक आपका यहाँ पर बी डैश ए, ठीक है, दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी ए डैश इक्वल है आपका ए बी डैश के, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, यहाँ पर ये दोनों बराबर दूरियां हैं, ठीक है। जैसे अगर आप इसे समकोण त्रिभुज मानते हैं तो ये इसका आधार हो जाएगा, तो ये भी इसका आधार है, ठीक है, दोनों समकोण है, तो दोनों क्या है आपकी बराबर है, एक भुजा उभयनिष्ठ है और एक भुजा आपकी दोनों में बराबर है। तो हम ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं? जब आपका उभयनिष्ठ कोई भुजा होती है और एक भुजा दोनों में बराबर होती है, तो ऐसे त्रिभुजों को बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सर्वांग सम। अतः यहां पर बता सकते हैं, अतः क्या है, दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे? दोनों त्रिभुज आपके इसमें होंगे सर्वांग सम, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, ठीक है, सर्वांग सम होंगे। बस यही थ्योरी यहां पर समझना है, ठीक है, सर्वांग सम होंगे। तो सर्वांग सम है, तो ऐसे में हम यहां पर कह सकते हैं कि हमारा जो आपके इसमें दो कोण भी बराबर होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका होगा कोण बी ए डैश, कोण बी ए डैश, ये वाला जो आपका आई कोण बन रहा है, ठीक है, और यहीं पर हमें समझना है, यहां पर बी ए डैश और एक आपका यहां पर वी डैश ए, ठीक है, यानी कि जो आर है ये आई के बराबर है, और यही हम यहां पर बताने वाले हैं। तो हमारा एक कोण हो जाएगा बी ए डैश बराबर हो जाएगा कोण किसके? वी डैश ए के, ठीक है। तो आई आपका आर के बराबर है। तो अब कह सकते हैं कि यहां पर जो आपतन कोण है भैया वो किसके बराबर है? आपतन कोण आई जो है ये बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण आर के, ठीक है, परावर्तन कोण किसके? आर के, ठीक है, ये आर, और यहां पर आपतन कोण कौन सा है? आई है। तो हमने यहां पर बताया कि हमारा वी ए डैश यानी कि जो आई कोण यहां पर बन रहा है ये किसके बराबर है? वी डैश ए के, यानी कि ये जो आर कोण बन रहा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। और यही तो आपका परावर्तन का दूसरा नियम होता है, ठीक है। तो यही आपका क्या है? यही परावर्तन का कौन सा है? दूसरा नियम है, ठीक है, दूसरा नियम है। तो ये आपका परावर्तन का दूसरा नियम हो गया। अब पहला नियम कौन सा? एक हमें पता है कि परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो एक आपका हमने सिद्ध करिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, और एक आपका यहां पर हो जाएगा भैया कि चूंकि ए बी ए डैश बी डैश एवं जेड डैश एक ही तल में है, अतः इन पर खींचे गए अभिलंब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब भी एक ही तल में होगी, और ये होता है परावर्तन का नियम, यानी पहला नियम। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ए बी है और वी डैश ए डैश है, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब जो आपके यहां पर खींचे गए सभी का एक ही तल पर है, जो आपका जेड डैश तल है, तो इसी पर है। ऐसे में कह सकते हैं कि ये आपका परावर्तन का पहला नियम है। तो पहला नियम भी हो गया और ये दूसरा नियम हो गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। बस इतना प्रूफ करना है आपको परावर्तन की व्याख्या में, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या करेंगे। तो यार वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।